यही वो अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे मकान नहीं लूंगा। यही अरविंद केजरीवाल है कहते थे सुरक्षा नहीं लूंगा। यही अरविंद केजरीवाल है जो आम आदमी की एक स्लीपर पहन कर चलते थे। आज स्थिति ये है, मकान के नाम पर शीश महल है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे सुरक्षा नहीं लूंगा। उन्होंने पीने का पानी का वायदा किया था, उन्होंने बिजली फ्री का वायदा किया था। कितने लोगों को बिजली फ्री मिलती है कि वह डरे हुए हैं और ये मान रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में आ रही है, तो लोगों को आगाह कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं दिल्ली के युवा सांसद, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के योगेंद्र चंदेलिया जी, जो कि बीजेपी से आते हैं और पिछले 3 दशक से भी ज्यादा का उनका राजनीतिक अनुभव है। योगेंद्र जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। योगेंद्र जी, अभी दिल्ली बीजेपी ने एक नारा दिया है, अब न सहेंगे बदल कर रहेंगे, और उसको जो है आपके माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उन्होंने ही बदल दिया है कि आप जो है लोगों को फ्री बिजली नहीं देंगे, फ्री पानी नहीं देंगे, डीटीसी की बस की सुविधाएं नहीं बदल देंगे। तो इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर केजरीवाल साहब ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ये नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह डरे हुए हैं और ये मान रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में आ रही है, तो लोगों को आगाह कर रहे हैं। उनको वोट मांगना चाहिए। 10 साल की उनकी प्राथमिकताएं क्या थी, क्या उन्होंने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे किए हैं क्या। इसलिए ये नारा जो बदलेंगे, ये दिल्ली की जनता बोल रही है, ये दिल्ली की जनता की आवाज है। भारतीय जनता पार्टी ने तो नारा दिल्ली की जनता से उठा लिया है। नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप लोग देंगे या नहीं देंगे, ये तो क्लियर कीजिए। देखिए, बेसिक सुविधाएं, एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन फ्री होना चाहिए। ये ऐसा आज तक का मान्यता है। दिल्ली में एजुकेशन के नाम पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों में जिस प्रकार की एजुकेशन दी जा रही है, उस एजुकेशन को अच्छा सुधारा जा सकता है, जो केजरीवाल की सरकार ने नहीं किया। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को गरीब अन्न कल्याण योजना हो या कोई दूसरा विषय हो, उस पर लोगों को राशन देते हैं। 73 लाख लोगों को दिल्ली के अंदर राशन दिया जाता है। मेरा यकीनन मानना ही नहीं है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश में जिन लोगों के राशन कार्ड बने हैं, जो गरीबी की रेखा के अंदर आते हैं, उनको राशन दिया जाएगा। 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल उनको मिलता है। और यह केवल नरेंद्र मोदी जी नहीं, यह जो भी सरकार आती है केंद्र में, ये उस सरकार का को देना ही पड़ता है। लेकिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार इस बात का ढोंग पीटती है कि दिल्ली में केजरीवाल का राशन। तो मैं पूछता हूं, कौन से केजरीवाल का राशन? राशन जो है, दिल्ली की पहले भी सरकारें रही हैं, कभी दिल्ली की पूर्व सरकारों ने, जो हमारी विरोधी थी, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमारा राशन। ये राशन भारत सरकार का है। जो भारत सरकार लोगों के लिए जन कल्याण के काम करती है, वह जारी रहेंगे। इसमें कोई भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। योगेंद्र जी, आम आदमी पार्टी ने पहले 11 सीटें जारी की, आज 20 सीटें जारी की। उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्हें शिक्षा क्रांति, शिक्षा मॉडल का जनक माना जाता था, उन्होंने अपनी सीट बदल ली है और कई भी विधायकों ने सीट बदली है। तो इस पे भाजपा क्या सोचती है? देखिए, मेरा ये मानना है, अगर आम आदमी पार्टी में कोई सेकंड अपने आप को किंग कहे, तो वो अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया जी हैं। अगर मनीष सिसोदिया जी को भी अपनी सीट पटपड़गंज से बदलने का मौका मिल गया है, और मुझे मालूम है पटपड़गंज के अंदर भी पिछली बार बाल बाल बचे थे, और इस बार हार निश्चित है, इसलिए उन्होंने अपनी कोई सेफेस्ट सीट मानकर उन्होंने वहां चुनाव का उम्मीदवारी की घोषणा हुई है। मेरा मानना है वो कहीं भी सीट बदल लें, क्योंकि 12 सीटों पर तो वो चुनाव लड़ नहीं सकते, वो सुरक्षित है। बाकी सीटें जो जितनी बचती है कहीं भी लड़ ले। पटपड़गंज के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया को इसलिए हराएगी
कि वो जो शिक्षा का अपने आप को जनक कहते हैं, शिक्षा के अंदर 9th क्लास के अंदर जो बच्चे फेल हो जाते हैं, अपना एडमिशन उनको बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको छोड़ दिया जाता है भगवान भरोसे। तो काहे के वो जनक है, इसलिए पटपड़गंज के अंदर भी हारते हारते बचे थे और अब जंगपुरा के अंदर भी निश्चित तौर पर हारेंगे। व्यक्ति सीट वही बदलता है जिसने एरिया में काम ना किया हो, और अब तो उनके खिलाफ इतने आरोप हैं। तिहाड़ जेल के अंदर भी आराम फरमा के आए हैं, शराब माफियाओं के साथ उनके लिंक है। तो दिल्ली की जनता जब वोट देगी इस बार 2025 में, बहुत सोच समझकर वोट देने वाली है। इसलिए वो कहीं भी चले जाए, पटपड़गंज के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जंगपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। मतलब आपने सुरक्षित सीटों की बात की कि 12 सुरक्षित सीटें हैं। आप खुद उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सुरक्षित सीट से आते हैं, एससी समाज से। क्या वजह है कि दिल्ली बीजेपी आज तक जो है पिछले 5-6 चुनावों को देखें तो अपनी पकड़ नहीं बना पाई एससी समाज में? पहली बार का मुझे याद है जब मदन लाल खुराना जी बने थे तो 8 या 9 सीटें बीजेपी के पास आई थी। तो जब तक इस समाज में हमारी पकड़ नहीं बनती, बीजेपी अपनी सीटें नहीं ला पाती। क्या कारण क्या है? देखिए, कारण क्या है कि खुराना जी की जब सरकार थी 93 में, तो उस समय 13 सीटें होती थी विधानसभा में, हम 8 सीट जीते थे। उसके बाद जब जब चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ किन्हीं कारणों से गिरा, हम सत्ता के नजदीक नहीं आ पाए। तो नेचुरल बात है, जब हम उन सीटों पर भी सत्ता के नजदीक नहीं आ पाए, तो ये जो ऐसी सीटें हैं, ऐसी सीटों के अंदर लोग जो हैं, गरीब लोग रहते हैं। जब तक गरीब लोगों के अंदर आप नहीं जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले काफी समय से अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बने, उसके लिए लगातार हमने बड़े प्रयास किए। आज लोग हमारे से जुड़ रहे हैं और मोदी जी की नीतियों के कारण जुड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, तो गरीब, ओबीसी, अनुसूचित जाति के लोगों को फायदा हुआ है। पहले उनको लगता था कि देश में कांग्रेस पार्टी है जो सब कुछ देती है। अब परिवर्तन आएगा। इस चुनाव के अंदर अनुसूचित जाति की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। हमारी सहयोगी बबीता चौहान खुद एक युवा पत्रकार हैं, युवती हैं, तो इनके मन में कुछ सवाल जरूर है आपसे। हाँ, बिल्कुल बताइए। सर, दिल्ली में बढ़ते अपराध के बीच महिला सुरक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली के अंदर अपराध की हम बात करें, छोटी मोटी दुर्घटनाएं, 2.5 करोड़ की दिल्ली की आबादी है। जी। पहले किसी जमाने में आबादी कम हुआ करती थी। महिला सुरक्षा की अगर आप देखेंगे, कितनी रिपोर्ट आ रही है, महिलाएं सेफ हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। आज महिलाएं मेट्रो के अंदर सफर करती हैं, आज महिलाएं बड़ी संख्या में बसों में सफर करती हैं। कुछ इक्की दुक्की घटनाएं सुबह कुछ हो जाती होंगी, लेकिन मुझे बताइए, आप पिछले महीने 2 महीने में किसी पिछले 3 महीने के अंदर किसी महिला की ऐसी कोई जानकारी आई हो कि उस महिला को दिक्कत दिल्ली में महसूस हुई हो कानून व्यवस्था के कारण? तो मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की कोई सुरक्षा को लेकर महिलाओं के अंदर किसी प्रकार का कोई अंदेशा है या उनको लगता है कि हम सेफ नहीं है। छेड़खानी की घटनाएं तो आए दिन आती रहती हैं। देखिए कितनी कंप्लेंट्स होती हैं महिलाओं की। बसों की बात कर लें, या कि मार्शल रखे गए लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। नहीं, देखिए, जहां तक बसों की मार्शल की बात है, आप उसको भी चेक करा लीजिए। जब बस में मार्शल थे तब कितनी घटनाएं होती थी, आज बस में मार्शल नहीं है तो कितनी घटनाएं होती हैं। बस मार्शलों का अब आपने जिक्र कर दिया, बस मार्शलों को भी केजरीवाल साहब ने लगाया था जी। कि अपना एक उल्लू सीधा करने के लिए आप उनको हटा दिया। तो ऐसा है कि देखिए, इतनी बड़ी कैपिटल हमारी राजधानी के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, कुछ घटनाएं होती होंगी, लेकिन ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति नहीं है जिस प्रकार के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बखान कर रहे हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं या आपके जी। माध्यम से मैं पूछूं, नरेश बालियान साहब जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, बिल्कुल। और वह दिल्ली में बैठकर और वह तिहाड़ जेल में या दिल्ली की रोहिणी जेल के अंदर गैंगस्टर से बात कर रहे हैं, फिरौती की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर वो बता रहे हैं, और उसके बाद नरेश बालियान साहब को आम आदमी पार्टी प्रोटेक्ट कर रही है।
तो इस उग्रवाद को इसको कौन पनपा रहा है? क्या उन्होंने उनको पार्टी से निकाला? क्यों नहीं निकाला? गैंगस्टर के पास फोन कैसे आया? तिहाड़ जेल किसके पास है? तिहाड़ जेल की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास है। इसलिए ये जो है, एक घटना हुई नांगलोई के अंदर, जी किसी ने आकर किसी को धमकाया और पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 2.5 महीने बाद केजरीवाल साहब को सपना आता है, वे उस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, केवल एक इवेंट बनाने के लिए दिल्ली में, क्योंकि उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी हो रही है। आज उनको अपने पार्टी के उम्मीदवारों को या तो टिकट काटना पड़ रहा है, या उनको टिकट बदलना पड़ रहा है, या बीजेपी से लोगों को तोड़ना पड़ रहा है। उनके पास उम्मीदवार भी नहीं बचे, उनके पास लोग नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, तो दाएं बाएं से वो इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस से ले ले, चाहे कुछ बीजेपी से ले ले। लेकिन दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली के अंदर माहौल बन चुका है। किसी भी स्थान पर दिल्ली की सरकार ने जितने भी वायदे उन्होंने किए थे, उन्होंने पीने का पानी का वायदा किया था, उन्होंने बिजली फ्री का वायदा किया था। कितने लोगों को बिजली फ्री मिलती है? आप दिल्ली में, मेरा मानना है कि 5 लाख से ज्यादा, मैं हो सकता है कम भी मैंने बता दी हो, इतनी दुकानें हैं। वह 2014 से पहले का बिजली का बिल निकाल लें और 2024 का निकाल लें, 10 साल के अंदर बिजली के बिल 3 गुना हो गए हैं। केजरीवाल की झूठी बातें, जितनी ज्यादा झूठ बोलने का अगर किसी को महारत है तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। सर, कभी भलसवा लैंडफिल साइट का मुद्दा आपने संसद में उठाया है? देखिए, भलसवा लैंडफिल साइट का मैंने मुद्दा नहीं उठाया। 15 साल से यह पहाड़ बना हुआ है। बिल्कुल। मुझे ये भी याद है, अरविंद केजरीवाल ने कहा था मुझे दिल्ली नगर निगम दे दीजिए, 1 साल के अंदर मैं तीनों लैंडफिल साइट को साफ कर दूंगा। आज मैं उनसे पूछता हूं कि कितनी लैंडफिल साइट आपने खत्म की। मैं आपको जितनी भी कम हुई है उसका मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि जितना यहां से उसको वेस्ट को निकाल कर भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो उनका रोड प्लान है, ये सारा का सारा वहां जा रहा है। और इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई ये 10 साल भी अगर ये नगर निगम में रह जाएंगे इसको 1 इंच नहीं करेंगे। लेकिन हमारा ये वायदा है, हम जब सत्ता में आएंगे हम इसको टाइम लिमिट के अंदर इसको जमीन को समतल कर देंगे, क्योंकि उसका सोल्यूशन मिल गया है। पहले सोल्यूशन नहीं था। इस सारा का सारा प्रोसेस करने के बाद इसको जो है, बहुत सारी दिल्ली के अंदर ऐसे साइड पड़ी है जो खाली है, वहां पर जाकर वो उसका डलवा देंगे। तो मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी को 2 वर्ष हो गए नगर निगम में, वो इस बात का क्रेडिट नहीं ले सकते। ये उनपे चिपक गया है कि जो आपने कहा था मुझे नगर निगम दे दो, नगर निगम में वो कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, वैसे जैसे बबीता ने भी सवाल किया आपसे जो महिला सुरक्षा को लेकर, तो 2 ऐसी घटनाएं मेरी जानकारी में आती हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास में हुई हैं। एक चीफ सेक्रेटरी के साथ घटना हुई, दूसरी जो महिला सांसद आम आदमी पार्टी के साथ, कि उसी के साथ मारपीट हुई। उसको कैसे सोचते हैं आप? यह जो आपने बात कही है, वैसे बात तो ये मुझे कहनी चाहिए थी। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश चीफ मिनिस्टर हाउस में सेफ नहीं है। मैं मानता हूं कि चीफ मिनिस्टर हाउस ऐसा है जहां पर उनके लिए तो दिल्ली की पुलिस, पंजाब की पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए, और दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी एक पावरफुल व्यक्ति होता है जो दिल्ली को चलाता है। अगर उसके साथ मारपीट करने का काम जो है मुख्यमंत्री बंगले में हो जाए तो कानून व्यवस्था तो धरी की धरी रह गई। दूसरा, स्वाति मालीवाल जी की बात करें जी। स्वाति मालीवाल जी के इतने गुण गाया करते थे, उनको उन्होंने महिला आयोग का चेयरमैन बनाया, राज्यसभा का MP बनाया। जब उनके साथ उनके वैभव कुमार उनसे मारपीट करते हैं तो उनको सबसे पहले कानून व्यवस्था की तो चिंता अपने आवास में करनी चाहिए कि वहां पर दिल्ली पुलिस अलग से वहां पर रहे। जो उनसे लोग मिलने जाते हैं कि उनकी सुरक्षा सबसे पहले हो। वो दूसरों की सुरक्षा क्या करेंगे जो अपने घर के अंदर ही लोगों को पीटने पिटवाने का काम करते हैं।
नहीं, लेकिन वैसे अभी एक जो नया ट्रेंड और मैं देख रहा हूँ कि जो जितने भी इन्होंने प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं, कई जो है उनको पंजाब की सुरक्षा दे दी गई है। तो क्या दिल्ली की हम्म। सुरक्षा को वो भरोसा नहीं करते, जबकि वो खुद दिल्ली की सुरक्षा लिए घूमते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं एमपी हूं और 25,83,000 मेरे वोटर हैं। मुझे सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने एक कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं लिया। और अगर उन लोगों को जो विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं, पंजाब की सुरक्षा दिला रहे हैं, तो वो केवल प्रोपेगेंडा है। क्यों पंजाब की सुरक्षा? मैं तो कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को भी पंजाब की सिक्योरिटी को वापस करना चाहिए। दिल्ली के आप निवासी हो, वैसे तो आप कौशाम्बी के हो, बाई डिफॉल्ट आप दिल्ली आ गए हो, तो आप पंजाब की सुरक्षा को आप तुरंत आपको मना कर देना चाहिए। अगर आपको दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं लगती, तो आप दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था वापस कर दीजिए, आप पंजाब पर डिपेंड रहिए। आप डबल डबल, यही वो अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे मकान नहीं लूंगा, यही अरविंद केजरीवाल है कहते थे सुरक्षा नहीं लूंगा, यही अरविंद केजरीवाल है जो आम आदमी की एक स्लीपर पहन कर चलते थे। आज स्थिति ये है, मकान के नाम पर शीश महल है, जहां पर ऐसे कमोड लगाए गए हैं कि जहां पर गोल्ड की प्लेट लगी हुई है, उसको देखने के लिए भी लोग बड़े आतुर हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे सुरक्षा नहीं लूंगा। पंजाब की सुरक्षा आपने क्यों ले ली? ये वही वाहन नहीं लूंगा, एक छोटी सी गाड़ी पे आते थे, आज 6 फुट 6 गाड़ी आगे 6 गाड़ी पीछे चलती हैं। 4.5 फुट का आदमी पता नहीं लगता कौन सी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को, या तो उस समय कहते नहीं, सुरक्षा अगर मान लो किसी को थ्रेट है, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। लेकिन जो जो वायदे किए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं लोगों से पूछता हूं कि आपको कोई छोटा सा लालच देने के लिए मैं आपको ये कह दूं कि भाई ये मैं आपको इतना लालच दे रहा हूं, आप अपने बच्चे की झूठी कसम खा जाना इनके सामने, तो महिलाएं कहती है नहीं 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 नहीं, हम बच्चों की कसम नहीं खाएंगे। बहुत सही। तो एक साधारण व्यक्ति, साधारण महिला, घरेलू महिला, वो कहती है कि मेरा कुछ हो जाए, मैं बच्चे की कसम नहीं खाऊंगा। अरे भाई केजरीवाल साहब, आपने तो बड़ी बड़ी बच्चों की कसम खाई थी। अब मुझे तो शक होता है कि बच्चों की आपने बेईमानी करने के लिए बच्चों की कसम खाई थी, या आपका डीएनए ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, मैं राजनीति में हूं, मैं एमपी हूं, अगर मेरे से कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का लालच दे और लालच देने के बाद मुझे झूठ बोलने के लिए कहे, तो मैं कभी भी किसी कीमत पर बच्चों की कसम नहीं खाऊंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, वो रास्ता बदल दूंगा। केजरीवाल साहब का कहना कुछ है, करना कुछ है। और अभी तो देखिए चुनाव आ रहा है, अभी अभी किसी ने पानी की बोतल मारी है, वो कह रहे एसिड मारा है। ये सब अपना प्लान करते हैं, ये अनार्किस्ट लोग हैं। ये सोचते हैं कि चुनाव तक इन्होंने इस प्रकार का माहौल कर देंगे, लेकिन दिल्ली की जनता जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल का लिफाफा फट चुका है, गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। एक बात बताइए, वैसे अरविंद केजरीवाल की 10 नाकामियां हैं, चाहे जितनी भी हैं, आप लोग गिनाती है, बीजेपी लगातार आरोप लगाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई दिल्ली बीजेपी फेस क्यों नहीं दे पाई? पहली बार किरण बेदी दिया, वो चारों खाने चित हो गई, दूसरी बार कोई नहीं दिया, अब तीसरा इलेक्शन है, तो क्यों दिल्ली बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर सके? देखिए, विषय ये है कि ये हमारा सेंट्रल से जुड़ा हुआ विषय है। पार्टी चुनाव लड़ेगी, ताकत से लड़ेगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ेगी। और आपको ये भी मालूम है कि जो अब हम सत्ता में आते हैं, हमारे विधायक जीतते हैं, तो हम विधायक तय करते हैं, और उस समय मुझे नहीं लगता कि कोई चेहरे की आवश्यकता है। और अब अरविंद केजरीवाल अपने चेहरे पर लड़ेंगे या आतिशी के चेहरे पर लड़ेंगे, प्रश्न तो यहाँ आता है। अब 2 चेहरे हो गए उनके, तो जनता किसकी तरफ देखेगी? भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों पर लड़ेगी, ताकत से लड़ेगी, और हम मिलकर, चेहरे की हमें आवश्यकता ही नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है, एक एक कार्यकर्ता इतना ताकतवर है। हमारे सीनियर लीडर जो है, जब चुनाव लड़ेंगे, किसी को भी पार्टी आदेश करेगी, वो दिल्ली की जनता की सेवा करेगा। योगेंद्र जी, पिछले 3-4 महीने का समय आपको भी हो गया, आप अपनी कुछ उपलब्धियां बताएं, जो बड़ा कोई काम आपने कराया हो अभी तक अपने क्षेत्र में। देखिए, मैं जब चुनाव में गया था, तो मैंने एक वायदा किया था, कई वायदे किए थे मैंने। तो मैं जब जाता था नरेला के अंदर, तो मुझे नरेला के लोग ये कहते थे कि 2 एमपी पहले भी आकर चले गए, और लोगों को पे विश्वास नहीं था। उनको लगता था कि ये एमपी आएगा, पहले की तरह नहीं आएगा। अब लोग कहते हैं कि पहले वाला आता नहीं था और ये वाला जाता नहीं है।
ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। मैंने वायदा किया था नरेला के से रिठाला से नरेला मेट्रो का, जी। और उसके लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता था, मैं विकास कुमार जी से मिला, एमडी से मिला, मैं भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री से मिला, मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैंने अमित शाह जी को कहा कि मेरा ये प्रोजेक्ट जो है इसको होना चाहिए, क्योंकि काफी समय से इसकी डिमांड थी। आज शुक्रवार की कैबिनेट की बैठक के अंदर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि रिठाला से कुंडली और नाथुपुरा तक मेट्रो जाएगी। उसमें 21 स्टेशन जो है मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र के हैं, जिसमें बवाना इंडस्ट्रियल एरिया भी है, सेक्टर 1, 2, 3, 4, बोरगढ़ है, बरवाला विलेज है, और उसके अलावा बहुत सारे और स्टेशन है, अनाज मंडी है, नरेला है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो इससे बड़ा काम मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का ये इतना बड़ा मैंने काम किया है। और भी काम है जो अंडर प्रोसेस है, उन पर मैं लगा हुआ हूं। लगातार डीडीए के अधिकारियों से बातचीत कर कर मेरे एरिया के अंदर एग्रीकल्चर लैंड है, और वहां पर डीडीए ने एक्वायर कर रखी है। हमारा जो नरेला है, ये सब सिटी जो है, ये आने वाले समय में द्वारका के मुकाबले ये खड़ा पाएगा। उस पर मैंने अपनी वर्किंग शुरू कर दी है। सर मेट्रो का कार्य कब तक शुरू हो जाएगा? देखो, मेट्रो का कार्य बिल्कुल उसका अमाउंट फिक्स हो गया, जी। कभी भी उसका शिलान्यास हो जाएगा। 15-20 दिन के अंदर उसका एस्टिमेट बनकर, और क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जी। बाहर से रहने वाले लोग भी जो विदेश में है वो इसकी टेंडरिंग प्रोसेस में आएंगे। 4 साल के अंदर, मेरे कार्यकाल के अंदर इसका शिलान्यास होगा, और मेरे कार्यकाल के अंदर मैं रिठाला से नरेला तक बैठकर मैं जाऊंगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। सर दिल्ली में रोहिंग्या को लेकर राजनीति बढ़ रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने का काम पहले कांग्रेस करती थी, जी। और अब अरविंद केजरीवाल का तो सिंगल पॉइंट एक ही एजेंडा है, रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या। आज पूरी दिल्ली के अंदर, पार्कों के अंदर, डीडी की खाली जगहों के ऊपर रोहिंग्या बसे हुए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इन रोहिंग्याओं को अगर आप बांग्लादेश नहीं भेज सकते तो ममता दीदी के पास भेज दो, वो इनको संभाल ले, क्योंकि ये रोहिंग्या दिल्ली के लिए डेंजर है, और इनका यहाँ रहना, ये इससे क्राइम बढ़ सकता है। और लेकिन ये मेरी दोनों अपोजिट पार्टियों को, ये इनका वोट बैंक है, वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कहे ना अरविंद केजरीवाल जी कि रोहिंग्याओं को हम बसाएंगे, रोहिंग्याओं को तो इन्होंने मकान देने तक की प्लानिंग कर ली थी। इसका मतलब ये अनार्किस्ट लोग जो है, इस प्रकार से लोगों को, अरे दिल्ली के लोगों को आप मकान दे नहीं सकते, तो आप रोहिंग्याओं को मकान देना चाहते हो। आप केवल वोट की राजनीति करना चाहते हो। आप दिल्ली के लिए, सबके लिए काम करो। वोट की चुनाव में आप अपना वोट मांगो, लेकिन वोट की राजनीति मत करो। जैसे हम लोग रैपिड फायर में, मैं आपसे कुछ पूछना, आपको 30 साल का राजनीतिक अनुभव है, मैं एक वर्ड में आपसे सिर्फ जवाब चाहूंगा, ना कोई लाइन ना कोई व्याख्या। अरविंद केजरीवाल। ऐसा दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति राजनीति में है। आतिशी। दुर्भाग्य है, अनार्किस्ट है। नरेंद्र मोदी। उनका जीवन ऐसा है कि उनको बहुत साल पहले देश का प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था। मनीष सिसोदिया। बिल्कुल एंटी। वीरेंद्र सचदेवा। पार्टी के लॉयल वर्कर। मनोज तिवारी। पार्टी के स्ट्रांग नेता। कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? जो पार्टी तय करेगी। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र चंदोलिया जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बातें रखी। देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।